So hello guys, welcome back to your channel Easy Learning. My name is सिद्धार्थ चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फाइनल पार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज टू टॉपिक्स। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी इसका सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर शुरू के 2 पार्ट आपने इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो मैं पिन पे डाल दे रहा हूँ, ये आप यहाँ पे लिंक पे जाके देख सकते हैं वीडियोस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। द फर्स्ट 2 लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। तो पहले लॉ हम दोनों देख चुके हैं, उनसे हमें क्या पता चला है कि जो फोर्स होती है वो किस तरीके से मोशन को इफ़ेक्ट करती है, किसी बॉडी का मोशन चेंज करती है, और उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं F=m में। ये हमने सेकेंड लॉ में समझा था। अब थर्ड लॉ देखो क्या बताता है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object simultaneously exerts a force back on the first। अब ये थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि जैसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, साइमल्टेनियसली साथ के साथ जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, एक जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगा रहा है और एक जो दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है, लेकिन अपोजिट होती हैं डायरेक्शन में। अब देखो इसको हम इस स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बॉल है और ये बॉल जो है टेबल पे रखी हुई है। तो ये जो बॉल है ये इस टेबल पे रखी हुई है और ये जो बॉल है ये टेबल के ऊपर नीचे की साइड एक फोर्स लगा रही है, जो कि हम ये रेड कलर की जो मार्क हम देख रहे हैं ये फोर्स है जो बॉल लगा रही है इस टेबल के ऊपर। और ये देखो ग्रीन कलर की एक फोर्स लग रही है सीधा अपोजिट डायरेक्शन में, वो लग रही है बॉल पर, जो कि कौन लगा रहा है, जो कि ये टेबल लगा रही है बॉल के ऊपर, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और यही न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इनमें से एक जो फोर्स है वो एक्शन फोर्स है, एक फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स है। तो देखो इस वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर कोई फोर्स, कहीं पे भी कोई फोर्स लग रही है तो फोर्स हमेशा पेयर में लगती है, क्योंकि फोर्स हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो उसके ऊपर भी एक फोर्स लगती है। तो फोर्स हमेशा पेयर में होती है, फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होती। और इसी पेयर को कहा जाता है एक्शन और रिएक्शन। एक्शन होती है जो फोर्स पहले एक्ट की और उसका जो रिएक्शन दूसरी बॉडी ने दिया उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में बॉल ने पहले एक्शन किया, टेबल के ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लगाई, फिर टेबल ने क्या है रिएक्शन दिया उसका और ऊपर की तरफ बॉल पे एक फोर्स लगाई, ठीक है। तो यही हो गया आपका एक्शन और रिएक्शन का फंडा जो है। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट हम ज़्यादातर देखते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है इसी को थोड़े एग्जांपल्स से हम समझते हैं। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल लॉ है। इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे और डेली लाइफ में आप कई बार एक्सपीरियंस करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। इस पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनता, ये सिर्फ थ्योरेटिकल लॉ है। तो अभी देखो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये लॉ क्या है और क्या स्टेट कर रहा है। तो आपने देखो देखा होगा कि कई बार जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं आपस में टकरा जाते हैं, तो क्या होता है दोनों प्लेयर जब एक दूसरे से टकराते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके गिरते हैं। या आप भी अगर किसी से कभी टकराते हो चलते चलते तो दोनों पर्सन को क्या है अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो फोर्स तो भले ही किसी एक बंदे ने दूसरे पे लगाई हो लेकिन उसका रिएक्शन मिलता है दूसरे बंदे से भी, ठीक है। अगर इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, देखो इस स्लाइड में ये 2 फुटबॉल प्लेयर हैं,
ये आकर एक दूसरे से टकराए और एक बंदा जो है, अभी इसमें एक बंदा जो है वो लेफ़्ट साइड में जाके गिरा, एक बंदा राइट साइड में जाके गिरा। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये रेड वाला प्लेयर आया, इसने वाइट वाले प्लेयर के ऊपर एक फोर्स लगाई और बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड की एक फोर्स वाइट वाले प्लेयर ने रेड वाले प्लेयर के ऊपर लगाई, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाके गिरे। ठीक है, अब देखो ये आपकी एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर 9.10। ये देखो 9.10 में क्या किया है इन्होंने, दो स्प्रिंग लिए हैं, एक स्प्रिंग बी और एक स्प्रिंग ए। अब उन दोनों के एंड को उसने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये जो बी वाला स्प्रिंग है, इसका जो एक एंड है लेफ्ट साइड में, वो उसने एक वॉल से कनेक्ट कर दिया है, मतलब एक रिजिड सपोर्ट है जो कि डिस्प्लेस नहीं हो सकती, एक जगह पे फिक्स है। अब उसने क्या किया, ए को पुल करना शुरू किया। अब जैसे उसने ए को खींचा तो क्या हुआ, ए ने बी को खींचा। ठीक है, तो ए को बी खींच रहा है और बी को ए खींच रहा है, तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक दूसरे पे एक्ट कर रही हैं, एक्शन और रिएक्शन। तो उसने बाद में क्या देखा, थोड़ा सा उसको खींचने के बाद देखा कि जो दोनों स्केल हैं उन दोनों पे जो रीडिंग है वो इक्वल है, मतलब कि दोनों के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो बराबर हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, बराबर क्यों हुई होगी? क्योंकि दोनों पे जो फोर्स अप्लाइड हो रही है वो इक्वल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्शन हमेशा रिएक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। अब देखो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये एक बंदा है, रोड पे चल रहा है। ठीक है, तो रोड पे चलते हम, आपने कभी सोचा है हम चल कैसे पाते हैं? इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ का ही इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, अपने पैर से नीचे ग्राउंड पे पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, आपने कभी भी ऑब्जर्व करना, आप जब भी आप कभी स्टैंड स्टिल हो, कभी सीधे खड़े हुए हो, चल नहीं रहे, तो आपकी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, बॉडी भी ऐसे खड़ी रहेगी अगर आप अपने पैर नहीं हिला रहे। जैसे ही आप पैर से अपने ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करोगे तो आपकी जो बॉडी है ना वो आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? आपने जैसे ही एक एक्शन फोर्स लगाई ग्राउंड के ऊपर जो कि पीछे की साइड है, तो ग्राउंड ने इक्वल मैग्नीट्यूड की एक रिएक्शन फोर्स लगाई आपके बॉडी के ऊपर जो कि सामने की तरफ है। तो उससे क्या हुआ, आपकी बॉडी सामने की तरफ चलना शुरू हो गई। अभी इसमें वही दिखाया हुआ है। ठीक है, ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, द रोड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया जिससे आप समझ सकते हो। अभी देखो ये थर्ड लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce accelerations of equal magnitudes. This is because each force acts on different object that may have a different mass. तो देखो यहाँ पे आपका सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। ये क्या बोल रहा है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है, वो अभी अभी हमने देखा। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी और दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब कि इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि हम ग्राउंड पे चल रहे हैं। ठीक है, हमने ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाई और हम आगे की तरफ चले, लेकिन ग्राउंड में तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ, जबकि हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ आगे की तरफ, लेकिन ग्राउंड में तो पीछे की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ये जो दोनों फोर्स होती हैं ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती हैं। एक जो पहली फोर्स है वो लगा रही है पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे, और जो दूसरी फोर्स है वो लगा रही है दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो डिफरेंट है। तो फोर्स इक्वल है लेकिन मास डिफरेंट है, तो इसी की वजह से एक्सेलरेशन डिफरेंट होती है। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं सेकंड लॉ से क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर फोर्स इक्वल है और मास डिफरेंट है तो यानी एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगी। ठीक है ना, तो इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे दोनों फोर्स एक्ट कर रही हैं उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। अब इसी चीज़ को हम देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास बहुत सुनने में आता है थर्ड लॉ में, वो है रिकॉइल ऑफ गन। तो रिकॉइल ऑफ गन में हमने देखा है क्या होता है, जब भी हम बुलेट को फायर करते हैं गन से तो बुलेट सामने की तरफ ट्रेवल करती है और गन जो है हल्का सा पीछे की तरफ रिकॉइल करती है।
बुलेट पे जो है एक एक्शन फोर्स एक्ट कर रही है सामने की तरफ, तो उसकी वजह से बुलेट जो है सामने की तरफ मूव कर रही है, और वही बुलेट गन के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है जिसको हम रिकॉयल बोलते हैं, जिसकी वजह से गन हल्का सा पीछे की तरफ मूव करती है। लेकिन अगर आप दोनों को देखोगे, एक्सेलरेशन अगर दोनों का देखोगे, गन का और बुलेट का, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। बुलेट तो इतनी तेज़ी से जाती है आपको दिखाई भी नहीं देती, और गन बहुत ही हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होता है गन के अंदर, बहुत ही धीरे से पीछे की तरफ आती है, रिकॉयल करती है, झटका मारती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मास ऑफ बुलेट एंड मास ऑफ गन इज़ डिफरेंट। ठीक है, गन का मास बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली बुलेट के मास से, तो इसलिए बुलेट के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू द रिकॉयल ऑफ गन। ठीक है, तो ये भी थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। अब देखो, ये जो हमने सारे एग्जाम्पल सभी देखे, इन्हीं से एक चीज़ निकल के आती है, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने से पहले देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और दिया हुआ है। अगर आप कभी ऐसी छोटी कोई नाव होती है, नाव से अगर आप उतर के कोने पे कहीं पे उतरते हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन जो नाव है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ डिस्प्लेस होती है। ये भी थर्ड लॉ का ही एग्जांपल है। आप नाव को पीछे की तरफ अपने पैर से धक्का दे रहे हो, और नाव आपको एक रिएक्शन फोर्स दे रही है जिसकी वजह से आप सामने की तरफ मूव कर पा रहे हो। तो ये भी सेम ही केस है, जो ग्राउंड पे आप वॉक करते हो वही वाला केस यहाँ पर है। लेकिन ग्राउंड इसीलिए नहीं हिल पाता क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो आप अर्थ को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो। लेकिन जो बोट है, बोट का मास कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, तो इसलिए बोट को आप डिस्प्लेस कर देते हो, इसलिए वो पीछे की तरफ जाती है। आपकी बॉडी दोनों केस में आगे की तरफ ही जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन सब एग्जाम्पल से। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो, अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्लाइड देख लेते हैं, इससे हम समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बुक में जो डेरिवेशन किया हुआ है उसको देखेंगे। अभी देखो, इसमें क्या दिखाया है कि कोई भी दो बॉडी हैं जिनका मास है m1 और m2। ठीक है, वो u1 और u2 इनिशियल वेलोसिटी है दोनों की, और वो ट्रैवल कर रही हैं, और ट्रैवल करते करते वो दोनों आपस में कोलाइड कर जाती हैं। ठीक है, तो दोनों बॉडी अगर कोलाइड कर रही हैं तो इसका मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रही होंगी। एक फोर्स लगा रही होगी बॉडी 1 2 पे जो कि है F1, एक फोर्स लगा रही है बॉडी 2 बॉडी 1 पे जो कि है फोर्स F2। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ लिया है, तो हम जानते हैं कभी भी दो बॉडी अगर एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी तो वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगी जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगी। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अब टाइम इंटरवल जो है कोलिजन का वो इक्वल है दोनों के लिए, T1 = T2 है, क्योंकि दोनों बराबर टाइम के लिए एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि F1 = F2 होगा बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि फोर्स F1 और F2 इक्वल होंगे। तो अब हम यही इक्वेशन में रख देते हैं कि F1 = -F2 इसलिए लगाए क्योंकि डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यानी कि m1a1 = -m2a2। अब a1 और a2 की यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। a1 क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। a2 क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम इंटरवल दोनों में सेम है, तो t1 t2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, m1 × v1 - u1 = -m2 × v2 - u2। अब इसी को जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो हमें हमारी फाइनल एक इक्वेशन मिल जाएगी जो ये रेड बॉक्स में अभी मार्क हो रखी है। वो है m1 v1 + m2 v2 = m1 u1 + m2 u2। यही जो इक्वेशन है यही होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो, अगर इस इक्वेशन के इक्वल्स टू के दोनों की साइड अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल मोमेंटम दिया हुआ है। एक है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो कि है m1 u1 + m2 u2, और एक है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है m1 v1 + m2 v2। मोमेंटम हमको पता था कि मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। टोटल मोमेंटम मतलब, टोटल मोमेंटम बोले तो दोनों बॉडी का अगर हम मोमेंटम एक साथ
कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हो गया टोटल मोमेंटम। तो दो कंडीशन थी, एक पहली सिचुएशन थी जब तक वो कोलाइड नहीं किए थे, तो वो है बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन उनका मोमेंटम क्या था, मास m1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 u1। तो ये तो बॉडी 1 का मोमेंटम था, बॉडी 2 का मोमेंटम था m2 u2। तो दोनों का टोटल मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2। ये था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब दोनों कोलाइड कर गए, तो उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी हो गई दोनों की, कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है फाइनल वेलोसिटी, कोई सेम ये पक्का नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दोनों टकराने के बाद एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, ऐसा भी हो सकता है दोनों टकराने के बाद राइट में चले जाएं, लेफ्ट में चले जाएं, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टकराए और वेलोसिटी ज़ीरो हो गई किसी एक ऑब्जेक्ट की, दूसरा मूव करने लगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो होगा वो क्या होगा, पहली बॉडी का m1 v1, दूसरी बॉडी का m2 v2, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये जो दोनों क्वांटिटी है ये इक्वल होती है, और यही जो हमारा लॉ है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। अब देखो एक और जो बात ध्यान देने की है वो ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उन दोनों बॉडी पे एक्ट ना कर रही हो। मतलब कि दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स एक्ट कर रही हैं, क्योंकि दोनों आपस में टकरा रही हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, लेकिन कोई तीसरी फोर्स इन दोनों के ऊपर नहीं लग रही, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तभी सिर्फ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डेरिवेशन हमने स्लाइड में देखा है उसी को हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में देख लेते हैं। सेम वही चीज़ है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसमें दो बॉडी ली हुई हैं, एक बॉडी ए एक बॉडी बी, दोनों पहले राइट हैंड साइड में ट्रेवल कर रही थी वेलोसिटी ua और ub से। उसके बाद दोनों आपस में टकरा गई, बी की वेलोसिटी थोड़ी कम थी, ए की ज़्यादा थी, तो क्या होगा, ए थोड़ी देर बाद जाके बी को कैचअप कर लेगा, दोनों में टकराव हुआ तो ए ने बी पे फोर्स लगाई FAB और बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई FBA, ठीक है। अब टकराने के बाद दोबारा से दोनों ने चलना चालू कर दिया, लेकिन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। अब बॉडी ए कितनी वेलोसिटी से चल रही है, BA से, और बॉडी बी चल रही है VB से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन FAB इज इक्वल टू FBA माइनस FBA, सॉरी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, ठीक है। तो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA किया। अब फोर्स जो ए बी पे लगा रही है वो कितना है, जो ए की जितनी भी वेलोसिटी चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सेलरेशन है बॉडी ए का, ठीक है। और बॉडी बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, जो वेलोसिटी चेंज हुई है वेलोसिटी बॉडी बी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो होगा बॉडी बी का एक्सेलरेशन। तो दोनों को इक्वल रखेंगे, टी दोनों में सेम ही है क्योंकि बराबर टाइम के लिए कोलाइड हुए हैं दोनों आपस में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आपको मिल जाएगी, MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका इनिशियल टोटल मोमेंटम है और राइट हैंड साइड में आपका फाइनल टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये था यार आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फंडा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड जैसे ही आप एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9.6, इसको हम एक बार देख लेते हैं तो हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। इसमें आपका थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वाले एग्जाम्पल से। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? तो अब देखो उसने क्या किया है, एक पिस्टल है उससे बुलेट फायर की है, बुलेट का मास दिया है 20 ग्राम, पिस्टल का मास दिया है 2 kg, ठीक है। देखो आपको कभी भी अगर फोर्स निकालनी होती है तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, मास और एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यानी कि अगर आपको रेट वेलोसिटी का चेंज दिया हुआ है तो आपको एक्सेलरेशन की टेंशन नहीं लेनी। अब देखो इसने क्या दिया है कि जो बुलेट है शुरू में तो वो रेस्ट में थी गन के अंदर, जब वो थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो गई 0 और उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको दे दी 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। पिस्टल की भी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, शुरू में पिस्टल भी मूव नहीं कर रही थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या थी 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी वही हमें कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज़ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर लगाएं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको क्या बोलता था, आइए हम फॉर्मूला देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। वो था MAUA प्लस MBUB इज इक्वस टू MAVA प्लस MBVB। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो A दिया हुआ है, A जो है गन को डिनोट कर रहा है और B जो है बुलेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी गन की और बुलेट की दोनों की ज़ीरो है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है ये पूरी ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो है। ठीक है, तो इसके बाद का अगर हम मोमेंटम देखें तो MBVB बराबर हो जाएगा MAVA के। ठीक है, तो MAVA क्या है, मास ऑफ MAVA क्या है, MA है मास ऑफ गन जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, VA हमको कैलकुलेट करना है, MB मास ऑफ बुलेट हमें दिया हुआ है और VB हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी हुई है आफ्टर फायर। तो इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे और हमें VA निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो वही किया होगा। टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर। देखो बिफोर द फायर जो मोमेंटम है वो क्या है, ज़ीरो है, वो अभी हमने देखा क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद टोटल मोमेंटम ऑफ पिस्टल एंड बुलेट आफ्टर इट इज़ फायर्ड। फायर के बाद जो टोटल मोमेंटम है पिस्टल और बुलेट का वो यहाँ पे निकाला है, वो यहाँ पे निकाला हुआ है। यहाँ पे मास दिया हुआ है बुलेट का और वेलोसिटी दी हुई है बुलेट की प्लस मास ऑफ गन और ये V आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से आपको V की वैल्यू मिल जाएगी, V इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है यार, यहाँ से सिर्फ एक ही फार्मूला बनता है जो भी आज हमने पढ़ाई की है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ में कोई भी फार्मूला नहीं है, इट इज़ अ थियोरेटिकल लॉ। बाकी आपका सिर्फ एक ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सिर्फ एक यही फार्मूला है। और आगे के जो दो एग्जांपल और हैं ये भी दोनों इसी पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो आप इनको खुद ट्राई कर लेना, ये आराम से आपसे हो जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों देखो हमारा ये जो दूसरा चैप्टर था 9th का फिज़िक्स का, ये कंप्लीट हो जाता है इसके साथ। ठीक है, तो आज एक बार हम फटाफट क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जो पॉइंट्स हमने आज पढ़े हैं एक बार क्विकली उन्हें समझ लेते हैं। मेनली हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी आप फोर्स लगाते हो किसी बॉडी पे तो वो बॉडी आपके ऊपर भी इक्वल फोर्स लगाएगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि मोमेंटम किसी भी बॉडी का कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये ही दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड आप ये सॉल्व्ड एग्जांपल लगा सकते हो। कोई भी दिक्कत किसी क्वेश्चन में आती है, चाहे वो सॉल्व्ड है अनसॉल्व्ड है, तो आप मेरे को यार कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो अभी हमारे लगभग 2 चैप्टर ये कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है इस चैनल पे, ऐसे ही आप यार सपोर्ट करते रहिए, मैं फटाफट वीडियोस लाता रहूँगा। और हमारा टारगेट है कि आने वाले लगभग 2 हफ्ते में 9th का पहले हम फिज़िक्स निपटा दें, उसके बाद हम 10th की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे और ऐसे ही फिर करके हम केमिस्ट्री पे जाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी पर, और हम पूरी साइंस 9th और 10th की कवर कर देंगे। ठीक है, तो आपको आज का लेक्चर जैसा भी लगा आप फीडबैक दीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, टेक केयर, बाय बाय।